नमस्कार। संसद में होने वाली जनहित की चर्चाओं पर आधारित कार्यक्रम संसद संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद के शीतकालीन सत्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद संशोधन विधेयक 2018 यानी एनसीटीई पारित कर दिया गया। विधेयक पारित होने से बीएड, एमएड, डीएड और अन्य पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर चुके उन विद्यार्थियों को राहत मिलेगी जिनके संस्थान के पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता नहीं मिली है। साथ ही उन संस्थानों को भी मान्यता प्राप्त हो जाएगी जिन्होंने पाठ्यक्रम लागू कर दिया है लेकिन उन्हें अभी तक मान्यता नहीं दी गई है। विधेयक से 23 विश्वविद्यालय सहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों की डिग्रियों को पूर्व प्रभाव से मान्यता मिलने से छात्रों को लाभ मिलेगा। विधेयक के जरिए अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम यानी एनसीटीई 1993 में संशोधन किया गया है। लोकसभा से यह विधेयक पहले ही पास हो चुका है। We will now take up the bill to move further, amend the National Council of Teachers Education Act 1993 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Honorable Chairman, I rise to move that the bill further to amend the National Council for Teacher Education Act 1993 be taken into consideration. Sir, ये बिल भी सबको मंजूर होगा क्योंकि सरकारी विश्वविद्यालय, स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जहां बीएड पढ़ाया जा रहा था लेकिन बीएड का या बीपीएड का परमिशन उन्होंने समय पर नहीं लिया, 3-4 साल के बाद लिया और उसके कारण जो पहले 2-3 बैचेस थे वो इलीगल रह गए। 10,000 छात्रों का प्रॉब्लम है। 10,000 स्टूडेंट्स आर सफरिंग बिकॉज देयर डिग्रीज आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड because those courses at that time were not recognized because they had not applied properly. दुखद है ये कहानी। मैं जब मंत्री बना 5 जुलाई 2016 को तो मैं पूरे एक विभाग का परीक्षण कर रहा था। उसमें 3 अगस्त को जब मैंने परीक्षण किया तो ये बात सामने आई क्योंकि मुझे कहीं से फोन आया था कि छात्र आंदोलन कर रहे हैं कि उनके बीएड डिग्रीज अनरिकॉग्नाइज्ड है। तो मैंने इसकी जांच की, पूरा पता लगाया तो पता चला साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी, झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सागर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पुडुचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, अमरकंटक यूनिवर्सिटी, बीएचयू एंड मणिपुर, इतने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने और रविंद्र भारती, सिक्किम, कुमाऊं, लक्ष्मीबाई, तिरुवनंतपुरम का तो रोहतक, आईआईटी और कुरुक्षेत्र, ये स्टेट यूनिवर्सिटी और तो और एनसीईआरटी जो सरकार का ही संस्था है उसके भी 2 रीजनल सेंटर्स मैसूर और भुवनेश्वर, उन्होंने कोर्स शुरू किए, छात्रों का एडमिशन दिया लेकिन उसकी परमिशन समय पर नहीं ली और इससे ये प्रॉब्लम तैयार हुआ था। बाद में फॉलोअप करने के बाद 15-16 से लोगों ने परमिशन लेना शुरू किया था। तो इसलिए मैंने जब रिव्यू लिया तो मैंने ये देखा कि इसको एक बार कंप्लीट रिट्रोस्पेक्टिव मान्यता देनी चाहिए ताकि 10,000 छात्र जो पदवी प्राप्त किए हैं उनकी पदवी का आज कोई वैल्यू नहीं है बाजार में, तो उनको न्याय मिलेगा। और इसलिए ये वन टाइम उपाय और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम फिक्स करेंगे कि ये लेट क्यों किया इन्होंने एप्लीकेशन। यानी अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी नियम नहीं पालेंगे तो कौन पालेगा। और इसलिए ये छात्रों को राहत देने के लिए लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करने के लिए एक तरह से ये विधेयक है। मुझे विश्वास है कि सभी लोग उसका समर्थन करेंगे। Thank you, Minister. Dr. D.P. Watts. Honorable Chairman, it is my proud privilege to speak on the quality control of teachers' education, and I support this bill because it is doing retrospective correction or clearing the debris left so that prospectively we don't land up in such a situation. I myself was chairman Haryana Public Service Commission and did a lot of recruitment of teachers. To my surprise here, I find that in our country where there are
17,649 teachers training institutes and around 30 lakh students are studying there. There is a deficiency of around 1 million teachers in the nation. Not only that, the regulatory body for quality control of teachers, that is NCTE, in itself is under fire at times. In the morning, I rang up the Vice Chancellor of a very famous university and asked that I selected so many teachers in thousands and why there is a shortage of teachers in the universities and in colleges and teachers training institutes. The answer was, first, as their first option, they don't like to become teachers. If they are capable teachers, they go abroad or they join other services like civil services. Not only that, the teacher's eligibility test is so tough that less than 5% qualify. NET and even state teachers' eligibility test, only 2 or 3% qualify. Another factor I was told by the teaching authorities that the correspondence course which was making the teachers in mass has been discontinued. Why? Because fake degrees and fake teaching institutions came up in the country. Not only that, the recruiting agencies which recruit the teachers, they are mostly, every result, especially in states, though there are recruiting of agencies like UPSC, which are unquestionable type. But state recruiting agencies, most of the results are challenged in the court of law. Under such situations, we are surplus with teachers, but exams are very tough. Not only that, whomsoever we recruit, recruiting procedures are faulty, and then they are challenged, and then courts also become an instrument to the delays to the extent of many, many years, and institutions and students suffer. Destiny of a nation is shaped in the classrooms, and classrooms are supposed to produce physically fit, mentally alert, and morally upright citizens for planet Earth, ready to accept challenges. Of course, cherishing the ideals of Sanskriti, Sanskar with scientific outlook. But six people which I have stated are picked up by the foreign universities. The people remaining here don't qualify the exam, and our students, our universities, they suffer. But by and large, except a few universities, like Honorable Minister was mentioning, that we are struggling to come in top 100 universities of the world. Our quality control really needs to be looked into it. With these such situations, we cannot produce standard teachers. To improve the quality of teachers, we have to have faculty, facilities, and material, affected material or that are students. In facilities, I will say, NCTE is a body which regulates,
which accredits and which controls the teaching facilities, standard of faculty and methodology in our country. Therefore, the facility of electronic devices, facility of standard classrooms, facility of language labs, and facility of excellent curricula have to be there. The builders of nation have to opt for this career. Our IIMs, our IITs, our AIMS, our AFMCs, they are a class apart, at least in our country. That is the class 1 gradation of teachers. Those are export material, I will say. Then they are good type, they are satisfactory type, and poor type have to be debarred after being given a chance. For such teachers to be produced, they have to be well paid, very well paid, at par with the best in the world, so that we stop the brain drain. Certainly, we have to keep doing a continued assessment, mid-course corrections of the teaching faculty, and with these measures, of course, as on today's situation is that in a UNESCO survey out of 128 countries, we stand at 105th rank, 105th rank, which is a very low rank. But it should not discourage us to improve. Out of our around 17,649 teaching institutions, 90% are private. Now, Honorable Minister, this bill amendment is for government institutions or government-aided, state government-aided institutions. Or we can say we are pulling up the government institutions. I hope it stands the scrutiny of law when non-government institutions knock at the doors of court. Because in case of Medical Council of India, this has happened. Because when you asked for an affidavit from the private institutions, only 300 came forward to give that affidavit, 800 promised they are giving, but degrees are still being given, and those degrees, of course, from government institutions we will be accepting, but from private institutions we have not yet sought a remedy. In the end, I will say with these measures, तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट के आएगा, भारत की गौरव गाथा को नरेंद्र मोदी दोहराएगा, and for that matter I will say प्रकाश जावड़ेकर दोहराएगा. जय हिंद. आप बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. जारी है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद संशोधन विधेयक 2018 पर संसद संवाद. Before becoming a politician, I was a teacher. And as a teacher, I know how much of a challenge it is to stand in front of a classroom and deliver that knowledge in a way that touches the student, that awakens their imagination, that really remains with them and provokes them to get passionate about a particular subject, to want to study more and do well in that field. So that requires tremendous amount of training, tremendous amount of experiential learning.
मदुरई सुब्बालक्ष्मी कर्नाटक शैली की मशहूर संगीतकार, संयुक्त राष्ट्र संघ सभा में संगीत प्रस्तुति देने वाली पहली भारतीय, भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला संगीतज्ञ, रेमन मैगसेसे अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला। इसके अलावा वो पहली महिला रही जिन्हें संगीत कलानिधि के रूप में मिला कर्नाटक संगीत का सर्वोत्तम पुरस्कार। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और लता मंगेशकर को किया जाता है इनके प्रशंसकों में शुमार। अध्यापक शिक्षा परिषद संशोधन विधेयक 2018 की चर्चा के दौरान मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पूर्व प्रभाव से अनुमति प्रदान करने की आवश्यकता का जिक्र करते हुए कहा कि गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों से पाठ्यक्रम पूरा करने वाले हजारों छात्रों की डिग्री को मान्यता नहीं मिलने से उनका भविष्य खतरे में पड़ने की आशंका है। विधेयक से 2011-12 से लेकर अकादमिक वर्ष 2017-18 तक अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम लागू करने वाले संस्थानों को पूर्व प्रभाव से मान्यता दी जाएगी। National Council for Teachers Education Amendment Bill. Further consideration of the following motion moved by Sri Prakash Javadekar on 26th July 2018. Then now Professor M.V. Raju Gowda. Sir, I rise to speak on the National Council for Teacher Education Act amendment. So the original purpose of this act was to establish the National Council for Teacher Education with a view to achieving planned and coordinated development of the teacher education system around the country. What does this bill do? It basically grants retrospective recognition to various teacher training programs that had not been recognized by the NCTE. Now, this is a band-aid measure, a stopgap measure, which is aimed at ensuring that students who have gone through these programs are not penalized. But this is an opportunity wasted. Here you are taking the time of the House to bring in an amendment to the NCTE, and there's so much more that could have been done at this point to actually improve the functioning of the NCTE. And that's one of the major concerns that I have, because the NCTE is a very empowered organization which hasn't been functioning according to its full potential. So when you go ahead and grant this retrospective recognition, what is happening to the quality of that education? You're saying, well, so many institutes have come up, they're giving these degrees, so we need to make sure that people are not penalized, and therefore, regardless of the quality of that education, you are granting that recognition and they're moving on. So this stopgap attitude is something that unfortunately characterizes the Education Ministry's performance over the last few years. Where is that new education policy? We haven't seen that either. So these are all concerns that we have. When this government took office a few years ago, sir, they announced with great fanfare a Pandit Madan Mohan Malviya teacher training initiative. As far as my records show, out of the 188 programs that were promised, only 64. After 4.5 years, if you can only fulfill 1/3 of the promise in terms of teacher training institutes, where is the commitment to training and teaching and ensuring that our students are going to get what they deserve? So, when you think about this whole process of teacher training, what we need is for the government to reallocate resources and put in much more resources into public funding of teacher training. What has happened today in India is that teacher training has become a private enterprise. Nothing wrong with private enterprise, except that in this case, a large number, I would venture that 70-80% of these institutes, if you look at how much they charge, it doesn't seem to me that they're actually functioning. They are probably just selling a certificate and allowing people to have a teacher training certificate and get a job. So if that is what is happening, then we are shortchanging not just the people who are getting those certificates, we are shortchanging a whole generation of students who will learn from these ill-trained teachers and who will therefore not allow India to achieve its demographic dividend, to achieve the potential that we have with our future generations. Think about how much more we need to do. This teacher training and the recognition process is a 0-1. Either you recognize or you don't. But really, what you need is a gradation system. You know, you need some kind of a way of
patting the back of those that are doing well, of penalizing those that are not doing well, of showing the way to improvement to many institutions along the way. So this is something that you probably can still do, perhaps in the rules or some other measure to ensure that the best institutions are recognized, that they become the showcases, and that they find a way that those best practices can be adopted in other institutions so that teacher training improves in quality across the length and breadth of the country. Find ways to track what actually happens in these institutions. If they have online libraries, if they have, see whether those particular books, see whether those materials are borrowed. Find some way to make sure that just after they get that certificate of approval, that they don't go to sleep afterwards, that they have to continue to do what they're doing. Find ways to track the graduates of these programs and what they do as they move forward. So these are all some of the major concerns that we have in this whole process. I'm speaking to you as a teacher myself. Before becoming a politician, that's all I did. I was a teacher. And as a teacher, I know how much of a challenge it is to stand in front of a classroom and deliver that knowledge in a way that touches the student, that awakens their imagination, that really remains with them and provokes them to get passionate about a particular subject, to want to study more and do well in that field. So that requires a tremendous amount of training, tremendous amount of experiential learning, and that requires a whole other approach to ensure that you don't just stick to online courses and certifications, but also you have people, labeled as master teachers who occasionally come and give demonstrations. You send teachers to sit in other people's classrooms and learn from them. So basically, attitude, skill, knowledge. Ask, that is the sort of thing that teachers need. And how do we do that? Think of teacher training as a multidisciplinary subject, not just something that's out there in isolation. Think about, there's a tremendous vibrancy in the education sector beyond the government. In Bangalore, I know so many people who are involved in, many of my people who have worked with me in my team have been from an organization called Teach for India, where talented youngsters go and work in schools which are very disadvantaged, and they help bring about a change by being so professional in how they go about things. My son Vaibhav interned with an organization called Meghshala, which provides online teaching materials to help government school teachers do a better job. There's so much out there in the social impact startup sector that it's really worth examining and finding ways to incorporate into the larger NCTE framework. So this is the kind of potential that exists out there. And then there's one more issue, which is the challenge. We've been doing manifesto consultations, and one on education, we had people telling us that those who have an MPhil, those who have a PhD, who are trying to come and now teach in a school, won't be able to because they have to go through 2-3 years of teacher training certification. Well, the basic point is that some kind of a bridge course needs to be provided for these people who otherwise have training, who have very, very advanced training. So that's again something that the NCTE can introduce going forward. So ultimately, I just would like to sum up. In the preamble, we talk of equality of opportunity. That's what we promise the people of India. We, the people of India, have promised ourselves that. Equality of opportunity will not come if we don't have equality of quality education, which can unleash that potential that each and every one of our citizens has. And therefore, think of NCTE instead of just a council that's going to certify and not certify. Turn it into a national campaign of teacher empowerment so that teachers can go out there and really transform the future of India by touching every one of their students and unleashing that potential, that power, that passion that they can bring to use their brains in the best possible way. Dr. Ashok Bajpai. इस देश की शिक्षा जिससे कि सारा देश जुड़ा हुआ है, शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी बने और शिक्षा का स्तर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो, ये सारे देश की चिंता है। मान्यवर, लेकिन इस शिक्षा का जिन पर दायित्व है, शिक्षकों को कैसे प्रशिक्षित किया जाए, उनकी तैयारी कैसे हो, ताकि उनके माध्यम से बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, गुणवत्तापरक शिक्षा मिल सके। मान्यवर, आज तमाम राज्यों में हजारों की संख्या में ऐसे शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान खोले गए हैं। निजी क्षेत्र में बाढ़ आ गई है कि बड़ी संख्या में इस तरह के बीएड, डीएड कॉलेज
बना करके उनको एक व्यापार किया जा रहा है, जहाँ न तो कोई मानक है न कोई आधार है। उसके आधार पर उनको मान्यता कहाँ से मिली, किस तरीके से वो संचालित हो रहे हैं, एक बड़ी चिंता का विषय। और वहाँ से निकलने के बाद जो शिक्षक निकलते हैं वो आके हमारी शिक्षा के अंग बन जाते हैं। अध्यापक के रूप में उनको शिक्षण का दायित्व उन्हें सौंपा जाता है। इस विधेयक के माध्यम से मान्यवर पूरे देश में शिक्षकों के चयन में एक एकरूपता आएगी, शिक्षा के स्तर में सुधार आएगा और जो शिक्षण संस्थान है शिक्षकों के लिए, उन शिक्षण संस्थानों के लिए जो मानक निर्धारित किए गए हैं, निश्चित रूप से जो शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान है उनकी गुणवत्ता में परिवर्तन होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं और पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं। श्री रवि प्रकाश वर्मा जी। सर, सरकार ने एक रेट्रोस्पेक्टिव मान्यता देने का काम इस एक्ट के माध्यम से किया है उन संस्थाओं को जो अब तक डिग्रियां दे रही थी। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2016 में आई थी, उसमें इस बात पर बड़ी चिंता व्यक्त की गई कि जो एजुकेशन की क्वालिटी रैंकिंग है उसमें कई देशों का स्तर बहुत ख़राब है और हिंदुस्तान का भी 128 देशों में 105वां नंबर माना गया था। इस बात से निगाह जाती है, ये पता लगता है कि किसी भी देश और राज्य के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आने वाली नई पीढ़ी की शिक्षा, उसको लेके हम लोग कितना सीरियस रहे हैं। सर, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में लगभग 1 मिलियन टीचर्स की शॉर्टेज पता लग रही है और दिक्कत ये आ रही है कि जो टीचर्स बन के आ रहे हैं, जो ट्रेन टीचर्स आ रहे हैं, उसमें से बहुत से ऐसे हैं जिनको बच्चों से मोहब्बत ही नहीं है, खाली नौकरी चाहते थे और टीचर बन गए। अगर उनको उससे बेहतर तनख्वाह मिलती सफाई कर्मचारी के लिए तो उन्हें जाने में कोई परहेज नहीं था। ये ऐसा हमने होते देखा है। इस बात से पता लग रहा है कि कैसे कैसे लोग हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और पढ़ाई नहीं, उनको सिखा क्या रहे हैं। आज जो हमारे देश के सामने सबसे बड़ी चिंताएं हैं, देश को एक रखने की, देश के अंदर भाईचारा बढ़ाने की, उसको सबसे बड़ा आघात तो बचपन से ही मिल रहा है कि जब बचपन से ही बच्चों को जातियां सिखाई जा रही हैं, कमजोरों से नफरत करना सिखाया जा रहा है। और आज मैं तो हैरत में हूं कि इस देश में राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू हो गया। जो हम सोचा करते थे कि कॉमन एजुकेशन सिस्टम बनेगा कम से कम 5वीं तक के लिए, आज हालत यह है कि 6 प्रकार की प्रणाली, जो संपन्न घरों के बच्चे हैं वो इंटरनेशनल कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं और गरीबों के बच्चे म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो जो दूरियां पैदा हो रही हैं ये डेलिबरेट है, ये धोखा नहीं हुआ है, ये जानबूझ के हुआ। ये जो बच्चों में दूरियां पैदा की जा रही है, यही कल को राजनीति का आधार बनेगा बहुत से लोगों का। ये नफरतें होंगी, ये जुल्म होंगे एक दूसरे के ऊपर, इससे बहुत सी राजनीतिक पार्टियां थ्राइव करेंगी। ये अवसर आपको मिला था। मैं आदरणीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि ये आपको एक बहुत ही दुर्लभ अवसर मिला है कि इस देश को उसकी जमीन से जोड़ दीजिए, इस देशवासियों को वहां पहुंचा दीजिए जिससे कि वो एक होकर के रह सके। और ये प्राइमरी एजुकेशन का वो सेक्टर है जो उस बात की तवक्को रखता है। इस देश के 18 साल से नीचे 40 करोड़ की आबादी हो चुकी है, इसको हम हल्के से नहीं ले सकते। और आज जब हम शिक्षा प्रणाली के बारे में तय कर रहे हैं तो सर गौर करिए, ऑलरेडी इतना ज्यादा स्टॉक, टीचर्स का स्टॉक अवेलेबल है जिनके बारे में हम जानते हैं कॉम्पिटेंट नहीं है। आप उनको रेट्रोस्पेक्टिव मान्यता दे देंगे तो क्या लगता है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिकमेंडेशन जो हुए थे 86 में और जो नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स रिकमेंडेशन था 83-85 में कि 5 साल का इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन कोर्स होना चाहिए, प्रोफेशनल कोर्स होना चाहिए। आप पुराने लोगों को रेट्रोस्पेक्टिव मान्यता दे रहे हैं, कोर्ट भी उसके खिलाफ है, कोर्ट ने भी उसके खिलाफ इंजंक्शन दिया है और आप कानून बना रहे हैं। मुझे लगता है सर हमें एजुकेशन के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए सर बहुत बड़ी पॉपुलेशन इन्वॉल्व है हिंदुस्तान की, एक अलग एजुकेशन का कैडर चाहिए होगा जो टोटली डेडिकेटेड हो एजुकेशन के लिए। सर जो हमारा जो
एजुकेशन सिस्टम है जो हमारे बच्चों को एड्रेस कर रहा है, हिंदुस्तान के भविष्य को एड्रेस कर रहा है, सर उसको एक ग्रेजुएट सिस्टम में कन्वर्ट करिए और उसको एडहॉक तरीके से मत चलाइए। ये हिंदुस्तान को अंधेरों से बाहर निकालने का रास्ता है। हिंदुस्तान के संघर्ष जो चल रहे हैं उनसे बाहर निकलने का रास्ता है। हर बच्चे के अंदर कोई न कोई संभावना छुपी हुई है, उनको ऐसे रास्ते पर मत ले जाइए जहां पर वो आपस में टकराहट के शिकार होते हैं। सर जो डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला है, धन्यवाद रवि जी। डेमोग्राफिक लायबिलिटी में कन्वर्ट मत करिए, हमारी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद। अध्यापक शिक्षा परिषद संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान सांसदों ने मांग की कि अति दुर्लभ मामलों में ही पूर्वव्यापी प्रभाव से विधेयक लाए जाए। सांसदों का जवाब देते हुए मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ये संशोधन एक त्रुटि को सुधारने के लिए सिर्फ एक बार के लिए उठाया गया कदम है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संस्थानों को अपना दायित्व समझना चाहिए। अध्यापक शिक्षा परिषद संशोधन विधेयक 2018 पर अगले अंक में भी चर्चा जारी रहेगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ICTE की जो टीम टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जांच के लिए जो मान्यता प्राप्त के लिए जब जाती है तो वहाँ जो कमियां देखती है उस कमियों को दुरुस्त करने के लिए वो बताती हैं और जो वहाँ के इंस्टीट्यूट के लोग हैं वो उस कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब फिर पुनः वो टीम जाती है तो उसमें वो लोग नहीं रहते हैं बल्कि दूसरे लोगों को उस टीम में भेजा जाता है। इससे क्या होता है कि दूसरी टीम जाएगी, जो कमी उन्होंने पूरी की है, जो मानक उन्होंने पूरा किया, फिर दूसरे लोग जाएंगे, फिर दूसरे तरह से उनको बताएंगे कि ये कमी है। तो इसलिए किसी भी जगह अगर जांच के लिए कोई टीम जा रही है तो वो एक ही टीम रहनी चाहिए। मंत्री जी पॉइंट है।